नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 30 अगस्त 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कि तालिबान के द्वारा अभी एक स्टेटमेंट आया है कि इंडिया हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जानेंगे किन पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, इधर हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है कि पाकिस्तान के साथ में जो हमारा अभी सीज फायर चल रहा है तो उसमें इंडिया की स्ट्रेंथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नहीं तो अगर इंडिया वीकर होता तो उस केस में पाकिस्तानी सीज फायर को ऑब्जर्वेंस में नहीं रखता, ये बात बताई जा रही है। इसके अलावा हम आगे देखेंगे, कर्नाटका में अभी एक मेट्रो प्रोजेक्ट है। मेट्रो एक तरीके से इनॉग्रेट कर दिया गया है मेट्रो के एक फेज़ का, और उसको बोला जा रहा है नम्मा मेट्रो। तो कई बार कोडिंग में पूछ लिया जाता है नम्मा मेट्रो रिसेंटली न्यूज़ में थी, कौन से स्टेट में अभी इनॉग्रेट हुई है, तो वो कर्नाटका आप बताओगे। ओके, इसके आगे एक्सप्लेन पेज पे पहला आर्टिकल है हुर्रियत से रिलेटेड, वो जानेंगे सेपरेटिस्ट मूवमेंट कैसे चला कश्मीर में। दूसरा, जलियांवाला बाग का जो रिनोवेटेड पैटर्न है नया, उसको अभी लॉन्च किया गया है ना, इनॉग्रेट किया गया है हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा। और तीसरा, असम में अभी जो मिलिटेंसी का एक मुद्दा निकल के आया है, वो भी दीमा हसाऊ वाले रीजन में, तो उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है वो डिटेल जानेंगे। इसके आगे वर्ल्ड पेज पे दो न्यूज़ हैं, एक तो है इडा हरिकेन के बारे में और एक है हाउती रिबेलियंस के बारे में, इनकी बात जानेंगे। इसके आगे इकोनॉमी पेज पे हम देखेंगे 3D मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या प्रोविजंस, क्या बातें की जा रही है। दूसरा, सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के लिए जो गाइडलाइंस अभी रूल्स रिलीज़ किए गए थे उसके लिए अभी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की डिमांड की जा रही है इन मीडियाज़ के द्वारा, जानेंगे क्या है मुद्दा। इसके अलावा एक न्यूज़ और देखेंगे, वो है नेशनल पेंशन स्कीम सिस्टम, ठीक है, उसमें क्या प्रोविज़न, क्या चेंजेस नए लाए गए हैं वो, और एक OPEC प्लस के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे और थोड़ी बहुत नज़र लास्ट में डाल लेंगे हम स्पोर्ट्स पेज पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल में डिस्कशन को। फर्स्ट न्यूज़ है जिसमें बताया जा रहा है कि तालिबान के एक लीडर है जिनका नाम है शेर मोहम्मद अब्बास स्तकनज़ाई, ठीक है, स्तेनेकज़ाई। तो इनके द्वारा एक सिग्नल आया है, वो ये कि इंडिया इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। इंडिया को देखो, ये इंडिया के साथ में अपने फ्रेंडली रिलेशंस रखना चाहते हैं। दूसरा, अपने टाइज को मेंटेन रखना चाह रहे हैं। अलकायदा की लीडरशिप के द्वारा ये स्टेटमेंट आया है और ये स्टेटमेंट रिलीज हुआ है कहाँ से? कतर से। कतर की कैपिटल दोहा से, वहाँ पर ये लीडर वहाँ पर अभी हैं। ओके, तो तालिबान की तरफ से ये पहली आउटरीच है जो कि इंडिया के लिए अपनी स्टेटमेंट आए हैं, वो ये कि अब दिल्ली के साथ में हमारा जो रिलेशनशिप रहेगा, हम कॉर्डाइल रिलेशन रखना चाहेंगे। और साथ में इन्होंने ट्रेड की बात भी की है कि पाकिस्तान से होते हुए इंडिया के साथ में हम ट्रेड को प्रमोट करेंगे और जो एयर ट्रेड ऑलरेडी अवेलेबल है वो भी कंटिन्यू करेंगे। तो ओवरऑल बात क्या है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंट सीट जो है वो अभी इंडिया के पास में है, कल और रहेगी 31 अगस्त को। फिर उसके बाद में सितंबर में दूसरा प्रेसिडेंट बन जाएगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो इंडिया की लीडरशिप में एक स्टेटमेंट रिलीज हुआ था कल परसों, हमने देखा था, जिसमें ये कहा था कि तालिबान के लिए जो टी वर्ड था, दैट मीन्स टेरर वाला, उसको थोड़ा डाइल्यूट किया गया और इसमें इंडिया ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिए हैं। तो एक तो इंडिया की तरफ से अपनी कदम उठाने की तालिबान के साथ में हम एंगेजमेंट रखेंगे, या तालिबान को अब जिस तरीके से हम एक कहते हैं ना कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह देख रहे थे, अब क्योंकि एक तो है कि तालिबान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि एक पीसफुल गवर्नमेंट स्टैब्लिश की जा सके अफगानिस्तान में, तो ऐसे में इंडिया भी कोलैबोरेट करने के लिए रेडी है। एक तरीके से सिग्नल दोनों तरफ से आ रहे हैं। इसके आगे ये जो तालिबान के लीडर हैं इनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी है। एक तो क्या कि जो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये गैस पाइपलाइन, तापी गैस पाइपलाइन, जिसके बारे में केवल बातें ही हुई हैं, बोला एक तो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, जिसमें तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। तुर्कमेनिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, ध्यान रखें आप। और इसके अलावा इंडिया के साथ में एंगेजमेंट, ट्रेड रिलेशनशिप भी बोला कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें पाकिस्तान के थ्रू भी और एयर कॉरिडोर्स के थ्रू जो ऑलरेडी हो रहा है ट्रेड, उसको भी हम नहीं रोकें। अभी तो चलो रुका हुआ है, बोला, पर इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, ये कुछ बातें थी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। फिर आगे छोटी सी न्यूज़ ये है कि सीज़ फायर अभी क्यों सक्सेसफुली चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। बोले इसके पीछे है कि अभी कुछ डायनामिज्म चेंज हुआ है और वो भी चाइना और पाकिस्तान के अगेंस्ट में। दूसरा, इंडिया की स्ट्रेंथ का तो देखो, जो अभी एयर स्ट्राइक हुई थी या फिर सर्जिकल स्ट्राइक जो कंडक्ट की गई थी वो हो गई। इसके अलावा चाइना के साथ में हमारा जो स्टैंड ऑफ रहा
जो कि अभी भी पूरा रिजॉल्व नहीं हो पाया है। अभी भी हमारी मिलिट्री और चाइना की मिलिट्री आमने सामने खड़ी है बहुत सारे हॉट पॉइंट्स पे, बट उसके चलते भी अभी इंडिया ने अपनी तरफ से बिल्कुल भी विड्रॉ या बैकफिट पे नहीं किया अपने आप को। तो ये एक सिग्नल है बोला एनिमीज़ के लिए। तो इसीलिए आज इंडिया अपनी स्ट्रेंथ शो कर रहा है ना। तो बोला सीज फायर जो एग्रीमेंट है जो कि 2003 में साइन हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जिसको कि ऑब्जर्वेंस में लाया गया फरवरी 2021 में, वो कंटिन्यू है। नहीं तो अभी तक उसका वायलेशन कब का ही हो चुका होता। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम आ गए एक्सप्लेन पेज पे। तो इसमें बताया जा रहा है हुर्रियत एट क्रॉस रोड, क्योंकि अभी जो है हुर्रियत के हाल बहुत बिगड़ चुके हैं। ये सेपरेटिस्ट ग्रुप है जो कि कश्मीर को इंडिया से अलग करना चाहता है, जिसमें एक ग्रुप तो है वो ये कहता है कि हमें पाकिस्तान के साथ में ज्वाइन करना है। दूसरा ग्रुप ये कि कश्मीर मुद्दे को एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानते हुए अगर दिल्ली आगे बातचीत करे तो हम कश्मीर को इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे, इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे बनाना चाहेंगे। देखो बात ऐसी है, जमात इस्लामी, ठीक है, और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, इनको बैन किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और उसके बाद में अभी जो दो फैक्शंस हैं किसके, जो ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, जिसमें एक तो मॉडरेट अप्रोच के हैं और एक थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट हैं। तो उनको भी अभी बहुत हद तक आप कह सकते हो कि लगाम लगाने पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी कमी नहीं छोड़ी है, जिसमें कि उनके ऊपर जो आप देख सकते हो जो UAPA एक्ट है उसके तहत इन पे बैन लगाने की बात चल रही है। वैसे तो ये ओपन बात नहीं आई अभी तक, पर हाँ अंडरग्राउंड यही बातें चल रही हैं। तो देखो शुरुआत कब होती है हुर्रियत की वो जाने। देखो 1992 की बात की जाए तो कश्मीर में मिलिटेंसी पीक पे चल रही थी। तो एक तरफ तो मिलिटेंट्स थे जो लगातार हथियारों के बेसिस में कश्मीर को, हथियारों के बेसिस पे कश्मीर को अलग करवाना चाहते थे। पर दूसरी तरफ आप देखोगे एक ग्रुप आता है जो पॉलिटिकल आउटफिट के तौर पे निकल के आता है। मतलब मिलिटेंट्स तो हथियार के आधार पर कर रहे थे कि जी हमें कश्मीर को अलग करवाना है इंडिया से। दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल पार्टी आती है जिसका नाम है ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। ये पॉलिटिकल आउटफिट होता है, उसका ये कहना है कि पीसफुली हम नेगोशिएट करेंगे और कश्मीर को अलग निकालेंगे। तो ये दो ग्रुप हो गए, एक तो एक्सट्रीमिज्म मिलिटेंट्स, और इधर आप देख सकते हो ये थोड़ा सा मॉडरेट अप्रोच में हुर्रियत आती है। ये 1992 का सिनेरियो है। फिर हम एंटर होते हैं 1993 में। और भी बहुत सारे सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस पार्टीज इमर्ज होकर के आती है, और ये माना जाता है उनके द्वारा कि कश्मीर जो है वो इलीगल ऑक्यूपेशन के अंडर है। मतलब कि अभी कश्मीर के ऊपर दिल्ली का जो राज है वो बोला इलीगल है, उसको हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। बहुत बातचीत शुरू हो गई। फिर आप देखो फर्स्ट डिस्कशन होता है दिसंबर 27, 1992 को, और उस मीटिंग में मेन लीडर इमर्ज होकर आता है मिरवैज़ उमर फारूक। ये इंडिविजुअल तब लीडर बनता है जब इनके पिताजी को असैसिनेट करवा दिया जाता है, जिनका नाम था मिरवैज़ मोहम्मद फारूक, ठीक है। तब ये अपने आप में अपने असर्ट करते हैं और चेयरमैन बन जाते हैं, एक आप कह सकते हो पॉलिटिकल सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी वाले पॉलिटिकल आउटफिट के लीडर। फिर आप देखते हो हुर्रियत का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और उसमें यह दिया जाता है कि वहाँ पर पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस पार्टीज जो कि जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे को पीसफुल स्ट्रगल करते हुए कश्मीर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना चाहती है, जिसमें कि एक तरफ से तो दिल्ली से ले लिया जाए और दूसरी तरफ पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको लेकर के एक कंबाइंड कश्मीर टेरिटरी बना दी जाए, जिसमें यूनाइटेड नेशन का जो रेजोल्यूशन है बोला उसको हम ध्यान में रखेंगे, जिसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होगी, एक तो पाकिस्तान, एक इंडिया और एक कश्मीर के लोग। तो ये थी हुर्रियत जो है उसका कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका मेन प्रिंसिपल था, जिसके बेसिस पे वो कश्मीर को सेपरेट कराना चाह रहे थे। फिर आप देखो हुर्रियत जो है एक तरीके से टाइम बीतना, अब हम बात करें 1993 की, 1992, 93 की, पर इसके पहले ही 6 साल पहले की जब बात करें, जब कश्मीर में 1987 के असेंबली इलेक्शंस होते हैं, और उस टाइम पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अब्दुल्लाज की, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, इनकी पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों ने मिलकर के अपना एक फ्रंट खोल रखा था, और उसी को अपोज करने के लिए मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के तौर पे ये हुर्रियत जो है वो आ जाते हैं। मतलब जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो अलायंस था उसके अगेंस्ट में पॉलिटिकल पावर के तौर पे अपने आप को एक तरीके से इमर्ज करवाते हैं। और टारगेट क्या था कि दिल्ली का जो रूल है कश्मीर में उसको हमें उखाड़ के फेंकना है। तो यहां तक का पूरा सिनेरियो ये था। इसके आगे देखें, फिर बात आ जाती है कि हुर्रियत का स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये 2 टियर स्ट्रक्चर में काम करती है, जिसमें एक तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो कि 7 मेंबर्स की है, और एक जनरल काउंसिल है जिसमें 2 से 3 दर्जन तक के लोग हैं, मतलब 12 से
दो दर्जन के लगभग, मतलब 24 के लगभग आदमी हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ना, उसमें तो कोई चेंजेस अलाउड है नहीं यहाँ पे, और जो अब ये जनरल काउंसिल है इसमें मेंबर्स के नंबर चेंज किए जा सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से आउटफिट्स हैं जो मेंबर के तौर पे पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें जमात इस्लामी, ये एक तो जमात इस्लामी हो गया जिसको बैन किया जा चुका है। दूसरा सोशो रिलीजियस आउटफिट्स, जिसमें कि कश्मीर इंटीग्रेशन विद पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले, कि कश्मीर को हम पाकिस्तान के साथ सपोर्ट करेंगे, ऐसे लोग भी इस हुर्रियत के मेंबर हैं। जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, कि दोनों तरफ से कश्मीर को निकाल करके कश्मीर को इंडिपेंडेंट बनाएंगे। प्रो इंडिपेंडेंस मिलिटेंट आउटफिट, ये नाम हो ही गया। और दूसरी तरफ जिन्होंने ये प्रो इंडिपेंडेंट मिलिटेंट आउटफिट्स थे, ये सारे ये मेंबर्स थे ना, इन्होंने क्या किया, 1994 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में यूनिलैटरल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए या इंडिया के लिए यूनिलैटरल सीज फायर डिक्लेयर कर दिया कि जी हम तो पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं। अब आप देखो यहाँ पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको स्टैब्लिश किया था अब्दुल गनी लोन ने, ठीक है, और उनको असैसिनेट कर दिया था 2002 में मिलिटेंट्स ने। अब आप देखो कि एक तरफ तो मिलिटेंट्स का मूवमेंट जो चली रहा है, शुरू में हमने बात की थी, और ये इधर पॉलिटिकल मूवमेंट और शुरू हो गया। अब इनके बीच में और राइवलरी आ गई कि ये तो पॉलिटिकली जो काम कर रहे हैं, बोले पीसफुली काम करते करते कहीं भूल ना जाए कि हमें कश्मीर को अलग भी करवाना है। और इन्होंने फिर बाद में इन लोगों पर, जो मिलिटेंट्स थे, इन्होंने इन पॉलिटिकल आउटफिट्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, जिसका रिजल्ट क्या रहा कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जिसको स्टैब्लिश करने वाले इंडिविजुअल थे अब्दुल गनी लोन, इनको ही असैसिनेट कर दिया। सेम चीज़ आप देख सकते हो, मिर्वाइज उमर फारूक की पार्टी थी आवामी एक्शन कमेटी। ऐसे ही इत्तेहादुल मुसलमीन शिया क्लेरिक थे, इनकी भी एक पार्टी थी। मतलब एक पूरा ग्रुप बन गया, और यही धीरे धीरे चलते चलते क्या बन गया, इसी ग्रुप को कंबाइन करके हमने बोल दिया हुर्रियत। अब आप देखते हो हुर्रियत में स्प्लिट आता है, गैप बनता है। इसमें देखो दो धड़े बनते हैं। दो धड़ों के पीछे एक तो होता है कि बिल्कुल एक्सट्रीमिज्म, कि भाई हमें तो बिल्कुल अलग ही होना है, और अलग होने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं सूझता हमें तो। और एक धड़ा था जो कि मॉडरेट अप्रोच रख रहा था कि जी थोड़ी बहुत एंगेजमेंट अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रख भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ निकलती है। तो इस धड़े के लिए क्या स्टोरी है वो देखते हैं। 1993 1996 से अगर बात करें तो 1993 और 1996 के बीच में हुर्रियत है ना, बहुत डोमिनेटेड पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे इमर्ज होकर आती है, ठीक है। वो बात ठीक है कि कश्मीर में फिर इन मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर्स ने विड्रॉ कर लिया। फिर टाइम बीतने के साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस रिटर्न होती है पॉलिटिकल सीन में। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला वाली पार्टी 1996 में जो असेंबली इलेक्शंस होते हैं, और हुर्रियत जो है वो फिर बाद में पॉलिटिकल सिनेरियो से दूर होना शुरू हो जाती है। वजह क्योंकि पाकिस्तान का इनको बैकिंग मिलना शुरू हो गया कि जी अब कैसे भी करके हमें सेपरेट ही होना है। आपको पता है इस टाइम पे 1990s का जो टाइम था वो कोalition गवर्नमेंट्स का था, बहुत वीक गवर्नमेंट्स थी सेंटर में, ओके। अब आप देखो कि दशक बीतता है जो, और ये जो अलायंस था वो धीरे धीरे क्रम्बल, दैट मीन्स धीरे धीरे वीकर होना शुरू हो जाता है। और इसमें जो एक लीडर थे मिर्वाइज उमर फारूक, वो क्या करते हैं, मॉडरेट आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होना शुरू होता है कि जी हमें बिल्कुल हार्ड लाइन पे नहीं चलना है, हमें कैसे भी करके सेटलमेंट करके चलना है। और दूसरी तरफ गिलानी ग्रुप हो जाता है, सैयद अली शाह गिलानी, वो क्या कहते हैं, एक्सट्रीमिज्म की तरफ चले जाते हैं। और अल्टीमेटली इसका जो रिजल्ट होता है वो ये कि हुर्रियत में अब दो ग्रुप बन गए। एक तो मिर्वैज़ का जो कि थोड़ा लिबरल था, मॉडरेट था, और एक गिलानी का था जो क्या था, बिल्कुल एक्सट्रीमिज्म में चलना शुरू हो गया था। अब देखो मॉडरेट्स ने तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में अपनी टॉक शुरू की, जिसमें शुरुआत होती है 2004 में 22 जनवरी को। उस टाइम पर हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे एल के आडवाणी जी, एनडीए की फर्स्ट गवर्नमेंट चल रही थी, प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। इसमें हुर्रियत के जो डेलीगेशंस थे उन्होंने बातचीत की। अब आप देखोगे कि फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है वो आती है मनमोहन सिंह जी की, तो उन्होंने भी एंगेजमेंट अपनी कंटिन्यू रखी कि कैसे भी करके एक डायलॉग बेसिस पे हम कश्मीर इशू का रेजोल्यूशन निकाल लें। पर वही चीज़ है कि कोई रिजल्ट नहीं निकला। वैसे तो देखो मिर्वैज़ जो कि मॉडरेट सेक्शन के लीडर थे, उनको अलाउ भी किया उनके साथ के लोगों के साथ में कि आप श्रीनगर से मुजफ्फराबाद जाकर के अपनी बातचीत कर सकते हो, वहाँ के लोगों से, लीडरशिप से मिल सकते हो पाकिस्तान में जाकर के। फिर आप देखते हो कि मिर्वैज़ है, इनका मॉडरेट अप्रोच होते ही क्या हो जाता है कि गिलानी क्या करते हैं, इस चीज़ को कैप्चर कर लेते हैं कि जी अगर ये मॉडरेट्स हैं,
ये इस तरीके से दिल्ली के साथ में अपनी क्लोजनेस बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो बोले फिर कहाँ सेपरेट होने की बात कर रहे हो आप? तो गिलानी ने क्या कर दिया कि हम बिल्कुल भी अब इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, और हुर्रियत के लीडर के तौर पे केवल एक बंदा निकल के आ गया, गिलानी। अब देखो टाइम ऐसा बीतता है कि धीरे धीरे वीकनेस आती रहती है और हुर्रियत लीडर्स के ऊपर अटैक होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अटैक का मतलब कोई मारना धारना नहीं, जैसे कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने रेड मारी हुर्रियत लीडर्स पे 2018 में और इनको बैकफिट पे कर दिया बिल्कुल, क्योंकि जब वही बात रेड मार दी तो इनके जो कच्चे चिट्टे थे वो निकल के आने लग गए काले कारनामे। अब फिर टाइम बीतता है तो गिलानी जो है उन्होंने ये कह दिया कि मेरा हुर्रियत से अब कोई लेन देन नहीं है, मैंने रिजाइन कर दिया। इसमें एमबीबीएस सीट वाला मुद्दा भी ऑलरेडी आपको पता होगा कि पाकिस्तान में एमबीबीएस के कोर्सेज के लिए कश्मीरी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंसेशन मिलता था, ठीक है। तो उसके लिए ये हुर्रियत एक एजेंट का काम करती थी, हुर्रियत के जो मेंबर्स थे। तो उस केस में और आ गए थे ये चपेटे में, क्योंकि एनआईए ने रेड किया था ना, इस वजह से। फिर आप देखते हो कि जम्मू एंड कश्मीर जेल में बहुत सारे हुर्रियत लीडर्स को डाल दिया जाता है, जम्मू कश्मीर से मतलब जम्मू जेल में, और वहीं पर एक लीडर हुर्रियत के जो डेप्यूटी थे जिनका नाम था मोहम्मद अशरफ सहराई, इनकी भी वहाँ पर डेथ हो जाती है। अब आपको पता है जमात इस्लामी को बैन कर दिया गया है एनआईए की रेड के बाद में। उसके बाद में अब आप देख सकते हो कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था वो भी खत्म हो गया, और अब आपको पता है यूटी में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से हुर्रियत जो है वो बिल्कुल ही अपनी जो एक कहते हैं ना कि जो रेलेवेंस थी वो बहुत हद तक खो चुका है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, देखो, मिलिटेंसी इन असम्स डीमा हसाओ। 1990 के टाइम पे क्या था, 2000s के टाइम पे क्या था, अब क्या है। तो अभी का जो इंसिडेंट था उससे रिलेटेड तो न्यूज़ हमने देखो डिटेल में देख ली थी कि एक ग्रुप, मिलिटेंट ग्रुप जिसका नाम है दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी, उसने क्या किया कि डालमिया ग्रुप के आप कह सकते हो कि उनकी जो सब्सिडरी है उसकी सीमेंट ट्रक जा रहे थे 5, राइट, और उन सीमेंट ट्रक्स के ऊपर अटैक किया जाता है। अटैक करने के बाद में जो ट्रकर्स थे, मतलब ट्रक ड्राइवर्स थे या उनमें जो भी लोग थे, उनको तो मार दिया और ट्रकों के आग लगा दी। तो ये डीएनएलए और ये सारा जो मूवमेंट है इसके बारे में थोड़ा जानना हमारे लिए ज़रूरी हो गया है। ये देखो एक नया इंसर्जेंट ग्रुप है जिसकी शुरुआत हुई 2019 में, पर इसकी रूट्स है ना वो 1990s में ही लग चुकी थी, वो हम जानेंगे आगे, ठीक है। अब आप देखते हो कि यहाँ पर मेन जो डिमांड है वो एक ही है कि बस ये सेपरेटिस्ट ग्रुप ही है। अभी आप देखो कि यहाँ पर इंडिया को देखो 2.5 फ्रंट पे अपनी सिक्योरिटी इंश्योर करनी होती है। एक फ्रंट तो देखो पाकिस्तान हो जाता है, दूसरा फ्रंट चाइना होता है, और तीसरा फ्रंट होता है इंटरनल सिक्योरिटी, जिसमें नक्सलिज्म से भी फाइट करना है, नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंसी से भी, और बाकी इंडिया में कहीं पर भी कुछ जैसे खालिस्तान का ये मुद्दा चलता रहता है, इंटरनल सिक्योरिटी वाले मुद्दे, इनको टैकल करना होता है। तो इसको हाफ फ्रंट बोल दिया। तो ऐसे में इंडिया के लिए क्या चैलेंज है, 2.5 फ्रंट का। तो अभी हम बात कर रहे हैं हाफ फ्रंट के एक पार्ट की। तो नॉर्थ ईस्ट में क्या है कि ये डिमांड लगातार चलती रहती है कि वो अपना एक सेपरेट कंट्री, सेपरेट एंटिटी बनाना चाहते हैं, जो कि सोवरेन इंडिपेंडेंट दिमसा नेशन बनाना चाहते हैं, एक अलग से कंट्री बनाना चाहते हैं। और ये जो ग्रुप है जिसका नाम है यहाँ पर दिमसा नेशनल लिबरेशन आर्मी, ये देखो एक्सटॉर्शन या फिर टैक्सेशन के बेस पे अपनी कंटिन्यूटी बनाए रख पा रहा है, ठीक है। एक्सटॉर्शन का मतलब क्या है कि ये ट्रक जा रहे थे 5, इनको रोक करके इनसे जोर ज़बरदस्ती करके पैसे निकलवाना, या फिर ये कह दे कि भाई यहाँ पर चुंगी लगेगी, आपको चुंगी देनी पड़ेगी, टैक्स देना पड़ेगा। तो ये एक मैसेज था डालमिया ग्रुप को कि जी आप हमें पैसा भेजो, नहीं इसी तरीके से आपके ट्रक्स को हम बर्बाद करते रहेंगे। अब आप देखो कि ये दिमसास कौन है। तो देखो दिमसा कछारीज या फिर दिमसास कौन है, ये दिमसा हसाओ और कार्बी एंगलोंग और छाछर होजाई और नगाओन डिस्ट्रिक्ट, ये कहाँ पर लोकेटेड है, सारे असम के सेंट्रल रीजन में रहते हैं, और कुछ हिस्सा जो है इनका दिमसास का ये नागालैंड में मिलता है। तो ओवरऑल देखो तो ब्रह्मपुत्रा वैली है ना, वहाँ पर इनका कन्फाइनमेंट मेनली देखने को मिलेगा। और बताया जाता है कि दिमसा कछारीज हैं ये एबओरिजिन, मतलब यहाँ के नेटिव्स हैं, ठीक है, यहीं से ओरिजिनेटेड हैं, और ब्रह्मपुत्रा वैली मेनली। फिर उसके बाद में देखो टाइम बीतता है ना तो अहोम रूल आता है, और दिमसा किंग जो है वो असम पर बहुत हद तक अपना पकड़ बना लेते हैं। 13वीं से 16वीं शताब्दी तक ब्रह्मपुत्रा वैली पर इन्हीं की कैप्चर रहती है, ओके। फिर आप देखते हो कि पावरफुल किंगडम के तौर पे इमर्ज होना, फिर उसके बाद में कंट्रोल रहता है इनका 16वीं सेंचुरी तक। हिस्ट्री की अगर बात करें मिलिटेंसी की, तो यहाँ पर देखो कार्बी एंगलोंग और दिमसा हसाओ, ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं नॉर्दर्न छाछर हिल्स वाले रीजन में असम में, ठीक है। तो वहाँ पर 1990s के टाइम पे स्टेटहुड की डिमांड शुरू होती है कि हमें अलग से स्टेट बनाना है। और इसमें आप देखो कि
असम वाले नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप हैं, वो ये कह करके इस चीज़ हथियार उठाते हैं कि जी हमारी खुद की कल्चर है, एथनिसिटी, हम उसको बिल्कुल भी डाइल्यूट नहीं होने देना चाहते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या हो गया, वो हथियार उठाते हैं। और हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की 6 शेड्यूल में देखो, असम के इस रीजन को, जैसे कि मैंने पहले बताया था, एटीएम मशीन, दैट मीन्स असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन स्टेट्स के अलग अलग एरियाज को, जो कि बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव हैं, उन एरियाज को, या फिर कह सकते हो जो कि बिल्कुल ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज हैं, उनको प्रोटेक्शन दे रखी है। उसकी वजह क्या है कि वहाँ के जो लोग हैं वो एलिनिएटेड फील ना करें। अब आप देखो जी कि गवर्नमेंट है वहाँ पर 2-3 तरीके से ऑटोनॉमस काउंसिल के बेसिस पे रन होती है। एक तो नॉर्दर्न छाछर हिल्स ऑटोनॉमस काउंसिल और एक है कार्बी एंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल। ऑटोनॉमस का मतलब कि वो अपने हिसाब से रूल रेगुलेशन बनाएंगे अपने खुद के और उन पे काम करेंगे। हाँ, कुछ 1-2 मुद्दे छोड़े जाएंगे जो कि वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहते हैं। बाकी मैक्सिमम जो वहाँ पर काम होगा, रूल रेगुलेशन, लॉ एंड ऑर्डर, कानून बनना, कानूनों को अप्लाई करना, वो वहाँ पर ये ऑटोनॉमस काउंसिल ही बनाएगी। अब आप देखो, दिमा हसाओ करके ये ग्रुप है, ये डिमांड करना शुरू करता है स्टेटहुड की 1960s में, ठीक है। और ये होता है कि उस टाइम पे देखो अनडिवाइडेड असम हुआ करता था। असम के अंदर ये जो पूरे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वो मोर और लेस कनेक्टेड ही थे। फिर आप देखो नए स्टेट बन के निकलते हैं मेघालय, तो उनकी डिमांड और बननी शुरू हो जाती है कि जब मेघालय अलग से स्टेट बन सकता है तो दिमा हसाओ का अलग से स्टेट क्यों नहीं बन सकता। फिर देखो कार्बी एंगलोंग और नॉर्थ छाछर जो है, छच्छर बोलता हूँ मैं, छच्छर, वहाँ असम में, वहाँ पर डिमांड और बढ़नी शुरू होती है। और फिर गवर्नमेंट ने देखो इनको पैसिफाई करने के लिए, थोड़ा शांत करने के लिए आर्टिकल 244 क्लॉज ए ये इंट्रोड्यूस कर दिया। अब देखो इसमें प्रोविजन तो ये था कि असम के अंदर ही ऑटोनॉमस स्टेट के तौर पे बना दिया जाएगा दिमा हसाओ वाले एरिया को, पर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो वहाँ पर ये जो दिमा हसाओ जो मेन थे लीडर्स, इनके मन में क्या होगी, नाराज़गी, कि बोले सरकार तो केवल प्रॉमिस करती है, इम्प्लीमेंट तो कुछ होना जाना है नहीं। फिर देखो एक लीडर निकल के आता है जिनका नाम है यहाँ पर जेवल गोरलोसा, ठीक है। तो इन्होंने एक अपना एक मिलिटेंट ग्रुप स्टैब्लिश किया 1991 में, जिसको बोला गया था दिमासा नेशनल सिक्योरिटी फोर्स, DNSF। और इसमें डिमांड क्या की गई थी कि अलग से एक कंट्री बनाएंगे, अलग सेपरेट कंट्री, जिसका नाम था दिमाराजी। ओके, अब फिर टाइम बीतता है और इसके बाद में इन्होंने नेगोशिएशंस करने शुरू कर दिए गवर्नमेंट के साथ में 2003 में। तो गोरोलासो सेपरेट हो जाते हैं और उन्होंने नया एक सिस्टम शुरू कर दिया, नया मिलिटेंट ग्रुप, जिसका नाम था दिमा हलाम दाऊगा, अब जेवल, ठीक है, क्योंकि जेवल अपने नाम से लगा दिया। और इनका एक टारगेट था, एक आर्म्ड विंग इन्होंने बनाई जिसका नाम था ब्लैक विडो। फिर टाइम बीतता है और ये जो ग्रुप है दिमा हलाम दाऊगा, ये भी फिर क्या करता है, गवर्नमेंट के साथ में नेगोशिएशंस करना शुरू कर देता है। तो ऐसे में गोरलासो अपने आप को इससे भी सेपरेट कर लेता है। फिर देखो 2009 में गोरलासो को अरेस्ट कर लिया जाता है, इसने सीज फायर एग्रीमेंट साइन कर लिया, किसके साथ में, गवर्नमेंट के साथ में। अब आप देखो NIA कोर्ट में, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोर्ट में, लगभग 14 दूसरे मिलिटेंट्स को पकड़ा गया है और उनके खिलाफ में कार्रवाई हुई 2006 से लेकर 2009 के बीच में। ओके, जो भी उन्होंने एक्टिविटीज़ की थी उनके अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए। फिर आप देखते हो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट है, दिमा हसाओ ग्रुप से बिलोंग करते हैं, वो ये बताना तो नहीं चाहते कि जी मैं कौन हूँ, पर उन्होंने बताया कि 1994-5 से 2003-9 तक ये जो एरिया था, कौन सा एरिया, जहाँ पर हम नॉर्दर्न छच्चर की बात कर रहे हैं और कार्बी एंगलोंग वाला रीजन है जहाँ पर ये दिमा हसाओ कम्युनिटी वाले लोग हैं, तो बोले ये बहुत ज़्यादा हॉट बेड हुआ करता था इंसर्जेंसीज के लिए। पर टाइम बीता, पिछले 1 दशक के अंदर यहाँ पर थोड़ी शांति देखने को मिल रही है। इसके आगे फिर चैप्टर खुल जाता है DNLA का। ये देखो इसका, वैसे तो ये प्रीवियसली पूरी हिस्ट्री देखी है, इसी से लिंक है, पर इसको स्टैब्लिश हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2019 में ही स्टैब्लिश हुआ है। वैसे तो देखा जाए ना, ये DNLA के जो मिलिटेंट्स हैं जहाँ पर रहते हैं, बोलो बहुत ही पुअर कंडीशंस में रहते हैं, जहाँ पर अच्छे से रोड अवेलेबल नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, स्कूल्स अवेलेबल नहीं है। पर अब ये क्या डिमांड कर रहे हैं अपनी तरफ से कि कैसे भी करके खुद की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए, जिसमें क्या होगा, या तो एक्सटॉर्शन या फिर टैक्सेशन के बेसिस पे। अब देखो ये दिमा हसाओ वाला रीजन है ना, यहाँ पर कैसे ये ब्रह्मपुत्रा वैली वाला रीजन ही चल रहा है, यहाँ पर कैसे जैसे करके थोड़ा सा टेररिज्म प्रमोट हुआ था, पर ये मिलिटेंट अटैक होने की वजह से अब वहाँ पर ये भी इशू बनेगा कि कैसे वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में टेररिज्म को और बढ़ावा दिया जा सकता है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल तो देखो इनकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है नहीं,
20-25 के लगभग ही बताया जा रहा है, बाकी टाइम बताएगा आगे क्या है। बट नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी बहुत है। अच्छा एक चीज़ और, ये DNLA ग्रुप है, इसको सपोर्ट किसका मिल रहा है? NSCNIM, जो कि नागालैंड के अंदर जो एक सेपरेटिस्ट ग्रुप ऑपरेट हो रहा है, उसका इसको सपोर्ट मिलता है पूरा, क्योंकि वो भी क्या है, नागालिम करके, ग्रेटर नागालिम करके अलग से एक कंट्री की डिमांड करते रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है देखो, रिनोवेटेड जलियांवाला बाग से रिलेटेड। अब यहाँ पर देखो ऐसा तो कुछ है नहीं जो हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो, तो आपको क्या करना है, आप एक बार खुद से पढ़ोगे पूरा कंटेंट। जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था 1919 में, तो उससे रिलेटेड आप पूरा डिटेल में पढ़ लेना एक बार। और बाकी मैं इसको स्क्रीन इधर कर रहा हूँ क्योंकि इसमें फिर वही है, गैलरीज, आर्ट गैलरी, मतलब कुछ गैलरीज बना दी जहाँ पर स्टैचूज़ खड़े कर दिए, गुरु नानक, सिख वॉरियर बंदा सिंह बहादुर, इनके स्टैचूज़ इंस्टॉल कर दिए, महाराजा रंजीत सिंह के स्टैचूज़ इंस्टॉल कर दिए, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना। 13 अप्रैल 1919 को आपको पता ही है कि जनरल डायर ने वहाँ पे अटैक करवाया था, बैसाखी के दिन जब इकट्ठे हुए थे लोग रॉलेट एक्ट के प्रोटेस्ट के में। ठीक है, पर वही चीज़ है कि अभी ये मूवमेंट तो क्या था जलियांवाला बाग का, अब इसको रिनोवेट कर दिया। वैसे तो देखो गवर्नमेंट्स को रेवेन्यू इकट्ठी मिलेगी, अब जलियांवाला बाग को भी रिनोवेट किया है। सेम लाइन के ऊपर हमने 2-3 एडिटोरियल्स भी डिस्कस किए थे, जहाँ पर जो गांधी जी का साबरमती आश्रम है उसमें भी इसी तरीके की रिनोवेशन की बात की जा रही है। तो बोले एक चीज़ बड़ी डाउट क्रिएट करती है और कंट्रोवर्सी भी देखो चल पड़ी है कि गवर्नमेंट अभी क्या क्रेडिट लेना चाहती है, क्या शो करना चाहती है। ठीक है, वो थोड़ा सा उसको लेकर के बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है कि गांधी जी वाला मुद्दा आया था, तो बोलो वहाँ की जो थीम थी आप उसको कैसे स्पॉइल कर सकते हो अगर इस तरीके से रिनोवेट करोगे तो। नहीं तो फिर वो गांधी जी को की जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जैसे कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात करो, नॉन वायलेंस की बात करो, सत्याग्रह की, बोलो वो वहाँ पर फील आती है। अगर उसको आपने चेंज कर दिया ना तो थीम ही बिगड़ जाएगी, लोग सेंस ही नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअल में गांधी जी की क्या लाइफस्टाइल थी, क्या था महात्मा गांधी। सेम चीज़ जलियांवाला बाग के ऊपर भी अप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो यही कुछ बातें बताई जा रही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है देखो वर्ल्ड पेज से, वो ये है कि हरिकेन इडा, ये देखो लैंडफॉल कर चुकी है ल्यूसियानिया में, अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, और स्पीड है यहाँ पर हवाओं की 230 किलोमीटर पर आवर। तो बेसिकली ये देखो कैटेगरी 4 का है ये। अब कैटेगरी 4 के अंदर आ जाना मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर कैटेगरी में आ चुका है ये, जिसकी वजह से लॉसेस बहुत ज़्यादा होने वाले हैं जान माल के। अब देखो जान को तो बचाया जा सकता है वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट करके, पर जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डैमेज बहुत पहुँचेगा। तो बेसिकली ये हरिकेन्स क्या होती हैं और ये इडा हरिकेन क्या है, तो आपको थोड़ा सा समझना होगा साइक्लोन्स के बारे में। और साइक्लोन्स जो हमारे यहाँ पर साइक्लोन ही बोल देते हैं हम अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में, उन्हीं ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं। ठीक है, तो इनके देखो अलग अलग रीजनल नेम्स हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पर साइक्लोन है ना, उसी तरीके से हरिकेन बोल दिया जाता है कहाँ पर, गल्फ ऑफ मैक्सिको या वेस्टर्न अटलांटिक ओशियन में। ठीक है, तो ये एक तो थी इडा साइक्लोन के बारे में। 16 साल पहले सेम डेट को कैटरीना साइक्लोन हरिकेन था, वो भी देखो इसी टाइम पे लैंडफॉल किया था ल्यूसियानिया में। और अब की बार बस ये है कि कैटरीना जो था वो तो कैटेगरी 3 में था, तो इतने ज़्यादा जितना लॉसेस किया था ना उससे ज़्यादा लॉसेस ये करने वाला है क्योंकि ये कैटेगरी 4 का है इडा। ओके, और एक छोटी सी न्यूज़ और ये है कि हौती रिबेलियंस ने अभी अटैक किया और यमन में मिलिट्री बेस पे अटैक करने की वजह से वहाँ पर 30 जनों की डेथ हो गई। तो ये हौती रिबेलियंस है ना, इनके बारे में आप ज़रूर देखोगे। देखना तो क्या है मतलब कि हौती रिबेलियंस कहाँ से, मतलब ये मिलिटेंसी से रिलेटेड अगर मैच द फॉलोइंग आ जाए तो हौती अगर लिखा है तो आप यमन के टिक करोगे, यमन में ऑपरेट होता है। बेसिकली ये शिया कम्युनिटी के लोग होते हैं जिनको ईरान सपोर्ट करता है, जबकि यमन की जो गवर्नमेंट है वो है सुन्नी कम्युनिटी की जिसको कि सऊदी अरब सपोर्ट करता है। और सऊदी अरब और ईरान की जो राइवलरी है ना, उसके चलते यहाँ पर यमन में सिविल वॉर कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, तो हौती रिबेलियंस ये ध्यान रखें, यमन से एसोसिएटेड है। आगे चलते हैं, और इधर दूसरा आ गया गाजा से हमास रिबेलियंस की अगर बात करें तो ये कहाँ से रिलेटेड आएगा, गाजा स्ट्रिप या पैलेस्तीन भी बोल सकते हो आप। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम आ गए इकोनॉमी पेज पे। देखो 3D मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जल्दी ही प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाने वाली है, इसके ऊपर बातचीत
चल रही है। 3D प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है? नॉर्मल आपने देखा होगा कि आप जब पेपर पे कोई भी प्रिंट आउट लेकर के आते हो तो वो 2D प्रिंटिंग होती है। अब 3D प्रिंटिंग में क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट 2D में ना हो करके, मतलब एक तरीके से x और इसको y एक्सिस अगर आप बोल दो तो इसके बजाय अब एक डायमेंशन और हो जाएगी z। तो इसमें क्या हो जाएगा, उसकी वॉल्यूम बन जाएगी। तो ओवरऑल पॉइंट क्या आ गया, इसको बोलते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, कि आप लेयर बाय लेयर बनाते चले जाओगे और कार बन जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बन जाएंगे और आपको एक्चुअल में दिखेगा कि हाँ वाकई में ये तो रियल में कार तैयार हो गई। तो 3D प्रिंटिंग के बहुत ज़्यादा यूसेज हैं। तो आपको एक बार डिटेल में पढ़नी है 3D प्रिंटिंग, जिससे कि कुछ ऑब्जेक्ट्स तैयार किए जाएं। अब यहाँ पर जो सवाल है वो ये कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन को प्रमोट करना चाहती है, जिससे कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, वो बोला हम इंडिया में ही प्रोड्यूस कर सकें। ओके, तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अब जल्दी ही प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च करने वाली है, जिससे कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, जिसको 3D प्रिंटिंग बोली जाती है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को प्रोड्यूस करने में काम आएगी, उसको सपोर्ट करने के लिए PLI लॉन्च करने वाली है। ठीक है, ये मीटिंग हुई है अभी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। अब आप देखो इसमें जो मेन फोकस है वो ये कि जो लाइट वेट प्रोडक्ट्स हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, अब नॉर्मली तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है अगर हम इंपोर्ट करें, तो क्यों ना हम यहीं पर प्रोड्यूस करना शुरू कर दें। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो उसी चीज़ को बूस्ट करने के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, जो कि 3D प्रिंटिंग के ऊपर काम करेगी। ठीक है, तो दिसंबर 2020 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अपनी तरफ से पॉलिसी के लिए प्लानिंग कर ली थी, पर अभी हाँ उसको और ज़्यादा प्रमोशन देने के लिए अब फंडिंग है उसको थोड़ा एक्सपेंड किया जा रहा है। पहले तो प्लान था कि लगभग $7 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट करवाया जाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो पॉलिसी लाई जाएगी उस पर अब क्या है, मिनिस्ट्री ने थोड़ा सा और एक्सपेंड किया कि 3D प्रिंटिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग जिसको बोला जा रहा है, इसमें हम $35.6 बिलियन की पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं, जिससे कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकें। जैसे कि कोई वियरेबल डिवाइस है, जैसे घड़ियाँ आप पहनते हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वॉचेज़ हैं वो हो गई, सॉफ्ट रोबोट हो गए, या फिर आप देख सकते हो कि स्ट्रक्चरल मॉनिटरिंग के लिए आप बिल्डिंग एलिमेंट्स आप तैयार करो, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइसेस हैं वो तैयार करने, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को प्रोड्यूस करने के लिए एक प्रमोशन के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम प्रमोट करने की बात की जा रही है, जिसमें आप देख सकते हो कितना ही काम होता है 3D प्रिंटिंग से। देखो प्लास्टिक, रेजिन, थर्मोप्लास्टिक, मेटल, फाइबर, सेरामिक्स, इनका यूज़ करते हुए लेयर बाय लेयर बना दी जाती है और ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। ठीक है, जो प्रोटोटाइप एक तरीके से मॉडल भी बन सकते हैं, तो रियल सेंस में वो यूजेबल प्रोडक्ट भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ बताई जा रही है। अब आपके लिए टास्क क्या है कि 3D प्रिंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको UPSC के लिए स्टडी करना है। ओके, अब आप यहाँ पे देखो कि वर्ल्ड में एशिया है ना, वो 3D प्रिंटिंग में लीड करता है। अब एशिया में तो आपको पता है जापान, साउथ कोरिया, साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज भी आ गए, चाइना भी आ गए। ठीक है, लगभग 50% मार्केट कैप्चर करता है एशिया अकेला, है ना, सबसे ज़्यादा लीड, मतलब वर्ल्ड में एशिया लीड करता है और एशिया में 50% मार्केट को कैप्चर करता है चाइना। ओके, और अगर कंट्री वाइज देखो तो वर्ल्ड में लीड कौन करता है, USA, 35% शेयर्स हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एशिया में तो सबसे बड़ा मार्केट किसका है 3D प्रिंटिंग में, चाइना का, और ऑल ओवर वर्ल्ड देखा जाए तो किसका आ जाता है, USA का। आगे देखते हैं, दूसरी देखो ये है जो अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए जो एथिकल कोड निकाले गए थे ना, जिनको बोला गया था इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021 के जो आए थे, बोले उनको लेकर के अभी तक कोई भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कि क्या वे होगा इन लॉज को इम्प्लीमेंट करने का, वो अभी तक भी फाइनलाइज नहीं किए गए हैं। तो ऐसे में जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज है ना, कंपनीज है जैसे ट्विटर होगी, फेसबुक, और ये देखो मिनिस्ट्री से फिर से मिल सकती हैं कि जी आप रूल्स तो बना चुके हो पर इनके काम करने के तरीके को तो बताओ। क्योंकि मुद्दा क्या है, रिसेंटली आपको पता है कि हमने देखा था कि राहुल गांधी ने अपने पेज पे एक इमेज शेयर की थी जिसमें पेरेंट्स थे और और उन पेरेंट्स का ये बताया गया था कि उनकी बेटी के साथ में रेप हुआ, एलिजेडली, दैट मीन्स कथित तौर पे। तो बोलो इनकी बेटी के साथ रेप हुआ और उसमें वहाँ पर वो बेटी की एज जो थी वो 9 साल की बताई गई थी ना, 9 years old। तो ऐसे में क्या हो गया कि जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है ना, उन्होंने लीगल नोटिस दे दिया, एक तो राहुल गांधी को भी दे दिया और इन प्लेटफॉर्म्स को भी दे दिया
कि आपके प्लेटफॉर्म पे अगर 12 साल से कम के बच्चे की इंफॉर्मेशन कोई भी शेयर हो रही है, आप लोग उस पर कोई सही तरीके से संज्ञान नहीं ले रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो, तो ये चीज़ बोले गलत है। ठीक है, अब इस चीज़ में क्या आ गई बात कि क्या NCPCR, दैट मीन्स NCPCR के पास में ये राइट है कि वो इस तरीके की गाइडलाइन दे सके। देखो बात है 2015 की, जब श्रेया सिंगल केस आया था और उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का जो सेक्शन 66A था, उसमें ये प्रोविजन थे कि अगर कोई भी सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसा कंटेंट शेयर कर दिया जो कि आपत्तिजनक है, तो उसको हटा दिया जाएगा और जिसने भी शेयर किया उसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको सेक्शन 66A को स्क्रैप कर दिया, ये हमें पता है। अब आप एक चीज बताओ कि राहुल गांधी ने यहां पर अगर ये पोस्ट शेयर की है, तो यहां पर एक तो प्लेटफॉर्म्स को, मान लो इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का राइट क्या NCPCR के पास है, या फिर इसके अलावा कोई दूसरी अथॉरिटी है? तो सवाल आ जाता है कि 66A सेक्शन को हटाने के बाद में यहां पर सीधा तो उस इंडिविजुअल के अगेंस्ट में कोई कार्रवाई की नहीं जा सकती जिसने कोई पोस्ट डाली हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो फिर ऑप्शन बच जाता है क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, या कोई भी कंपिटेंट अथॉरिटी जिसको ऑथराइज किया हुआ है कि अगर आपको कोई भी ऐसी ऊंच नीच होती दिखाई दे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का जो सेक्शन 69A है उसका यूज कर सकते हो और उन प्लेटफॉर्म को ये कह सकते हो कि इस पोस्ट को आप डिलीट करो। तो इन दोनों केसेस में देखो, यहां पर NCPCR के पास में कोई अथॉरिटी नहीं है। बोले यहां पर NCPCR की कोई ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, तो ऐसा कैसे कर सकता है NCPCR? तो पॉइंट यहां पर क्या आ जाता है कि जब तक कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स अवेलेबल नहीं होंगे, तब तक इन रूल्स को इंप्लीमेंट कराना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 को इंप्लीमेंट कराना मुश्किल है। और इसके लिए देखो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आगे देखें तो देखो पोक्सो एक्ट में का वायलेशन भी इसको माना गया है कि आप छोटे बच्चों से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन उनकी कंसेंट को लिए बिना आप कैसे शेयर कर सकते हो। पर राहुल गांधी ने देखो कंसेंट लेटर से बता दिया कि जी मैंने इसके माता पिता से परमिशन ली थी। पर देखो बात ऐसी है, जो मुद्दा था वो हमने देख लिया, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा आगे चलते हैं। लास्ट न्यूज़ है वो है कि जो नेशनल पेंशन सिस्टम है, इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या कहा है कि कोई भी सब्सक्राइबर अगर 65 साल या उससे ज़्यादा की उम्र का हो गया है तो वो ज्वाइन कर सकता है। पहले तो क्या था कि 18 से 65 साल की एज वाले जो लोग थे वो ही नेशनल पेंशन सिस्टम को ज्वाइन कर सकते थे। अब क्या है, इसको एक्सटेंड करके 18 से 70 साल कर दिया गया। एक तो ये चेंज। दूसरा ये कि 65 साल के बाद में कोई भी इस पेंशन सिस्टम को ज्वाइन करता है ना, तो उनको क्या होगा कि 50% जो है वो फंड इक्विटी में एलोकेट किया जाएगा। दैट मीन्स जो PFRDA है उसके शेयर्स में इन्वेस्ट होगा 50% उनका फंड। इसके अलावा क्या कहा जा रहा है, डिमांड ये की जा रही है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि ये जो पेंशन स्कीम है, पेंशन सिस्टम है, इससे कोई भी अगर पैसे निकालता है, कोई भी सीनियर सिटीजन, क्योंकि पैसे निकलना शुरू कब होंगे, अब 70 साल के बाद में। वैसे तो 65 साल है, पर 70 साल के बाद से अब जैसे ये एक्सटेंडेड टाइम गाइडलाइन दी हुई है एक्सटेंडेड एज की, तो इसके बाद में अगर कोई पैसा निकाले तो बोलो उसको इनकम टैक्स से फ्री किया जाए। तो देखो सिंपल सा टास्क आपके लिए है कि नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में एक बार डिटेल आप ज़रूर पढ़ोगे, कब शुरू हुई थी, किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, क्या क्या प्रोविजंस हैं। ठीक है ना। देखो इसके लिए नेशनल पेंशन सिस्टम है ना, इसके लिए एलिजिबल है इंडियन सिटीजन्स, और जो OCIs होते हैं ना, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, वो देखो इसके लिए एलिजिबल है। फिर एक छोटी सी न्यूज़ और है, OCI प्लस जो है सॉरी OPEC प्लस, जैसे ऑयल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज प्लस ग्रुप फिर से रिकंसिडर करेगा कि कितना हमें प्रोडक्शन करने की ज़रूरत है। तो इसमें देखो OPEC प्लस जो है ना, इसमें कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, OPEC के मेंबर्स प्लस रशिया, ये मिलकर के फिर OPEC प्लस बनाते हैं। तो अब आपको OPEC प्लस के बारे में पूरी डिटेल गेन करनी है, UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से गेन जरूर करोगे, पढ़ोगे आप। इसके अलावा एक बार स्पोर्ट्स पेज पे नज़र डालते हैं। देखो एक तो न्यूज़ है निषाद, इन्होंने देखो ये हाई जंपर है, इनका एक हाथ देखो, आप देख सकते हो, ये पैरा ओलंपिक टोक्यो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, हाई जंपर है ये। इसके अलावा जो एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप है उसमें इंडिया को 4 गोल्ड मिले हैं, और जीतने वाले कौन कौन है बॉक्सर्स, एक तो है रोहित चमोली, एक है भारत जून, एक है विष्णु राठी और एक है तनु। ठीक है, ये 4 बॉक्सर्स हैं, इनके नाम आप ज़रूर याद रखोगे। ठीक है, यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है,
बाकी इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं जिसको हमें देखना हो। ये आपने देख ही लिया था हमने, भवीना पटेल, ठीक है, इन्होंने टेबल टेनिस में सिल्वर जीता ही है। ओके, तो इस तरीके से इस डिस्कशन में जितना था वो हमने देख लिया। थैंक यू।